Hello everyone, myself Vijendra Jain, faculty Social Science, Resonance Academy, Kota. Today I am present here with the new chapter, The Making of Global World from the History book. और मोस्टली अगर हम इस चैप्टर के लेके बात करें तो हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर के. व्हाट इज़ द वर्ल्ड फ्रॉम द प्री मॉडर्न पीरियड, व्हाट वाज द वर्ल्ड आफ्टर द 1914 एंड व्हाट वाज द वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड व्हाट वाज द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हाउ द वर्ल्ड रिकवर इटसेल्फ. तो मोस्टली अगर बात की जाए चैप्टर को लेकर तो चैप्टर का नाम जो मैं लिखने वाला हूँ, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. ये आपका चैप्टर हुआ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. इस चैप्टर को लेकर बात की जाए अगर बेटा तो यहाँ इस ग्लोबल वर्ल्ड से मतलब आपका पूरा टोटली ग्लोबलाइजेशन से है. द ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंट्रीज. आप लोग जानते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब बढ़ने लगता है कंट्रीज़ के बीच में, या अगर बात की जाए कंट्रीज़ के बीच में गुड्स को लेकर के, आइटम्स को लेकर के, थॉट्स को लेकर के, कल्चर को लेकर के, जब एक जगह से दूसरी जगह पर लोग मूवमेंट करते हैं, या तो इमिग्रेशन होता है बेटा या माइग्रेशन होता है, तो उनके साथ साथ में कई गुड्स, कई वेजिटेबल्स, कई फूड्स, कई कल्चरल एक्टिविटीज़, साथ में कई स्पीसीज़, या अगर हम बात करें बेटा तो कई तरह की डिजीज़ भी उनके साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती रहती है. इस चैप्टर के अंदर हम इस पूरी प्रोसेस के अंदर किस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्कवर किया गया, या किस प्रकार से पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमी के रूप में चेंज हुआ, या ग्लोबलाइजेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट हुई, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं. यहाँ हम 4 पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. प्री मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर बात की जाए तो यहाँ हम टाइम पीरियड की बात करेंगे बिफोर द 1815. सेकेंड हम बात करेंगे द ग्लोबल वर्ल्ड को लेकर, जहां हम बात करेंगे 1815 से लेकर के 1914 तक के टाइम पीरियड की. फिर हम बात करेंगे द वर्ल्ड इकोनॉमी. इकोनॉमी को लेकर बात करने वाले हैं अपन. और वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर हम बात करेंगे 1914 से लेकर के 1939 तक के टाइम पीरियड को लेकर, जिसके अंदर हम काउंट करेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को और साथ में द ग्रेट डिप्रेशन. यहाँ आपको मालूम होगा 1914 से लेकर 1918 तक आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला, और 1929 से लेकर 1930 के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ. मतलब कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ की, वो डाउन होने लगी थी. इसके बाद में हम 4th पॉइंट पे बात करेंगे द रीबिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, द रीबिल्डिंग और द रिकवरी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, या रिकवरी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी. इनको लेके हम बात करने वाले हैं. और यहाँ का टाइम पीरियड अगर बात की जाए तो आपका स्टार्ट होगा मोस्टली 1939 से, और ये चलेगा आपके इस बुक के अंदर 1947 तक के टाइम पीरियड को, और उसके बाद के टाइम पीरियड की हम बात कर लेंगे. देखिए इस टाइम पीरियड के अंदर या इस टॉपिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्टली वर्ल्ड वॉर सेकेंड को लेकर के, द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और साथ में ही उसके बाद वाले उसके इम्पैक्ट और उसके साथ में किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड को रिकवर किया गया. इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए बेटा आपके कन्वीनियंस को देखते हुए, आपकी सुविधा को देखते हुए, आपके लिए इस चैप्टर को इजी बनाते हुए मैंने यहाँ यूज़ किया है पीपीटी का. तो हम पूरे चैप्टर को पीपीटी के थ्रू पढ़ने वाले हैं ताकि आपको नोट्स लिखने में काफ़ी ईजी हो बेटा, और साथ में ही आप समझ सकें टॉपिक. सो ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का बनना मैंने आपको बताया, जैसा कि पूरा का पूरा हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, किस प्रकार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ने लगा कंट्रीज़ के बीच में. अब जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड से. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड का टाइम पीरियड बताया मैंने आपको बिफोर द 1815 तक का टाइम पीरियड. देखिए अगर बात की जाए इस टाइम पीरियड को लेकर के तो इंडिया के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ अगर, तो हमारे हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशियंट, मिडाइवल एंड द मॉडर्न. एंशियंट टाइम पीरियड आपका 8th सेंचुरी से पहले का टाइम पीरियड कहलाएगा आपका एंशियंट टाइम पीरियड. 8 से लेकर 8 to 18th सेंचुरी तक हम बात करें अगर, तो वो आपका कहलाएगा मिडाइवल पीरियड, जिसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री मिडाइवल पीरियड एंड द लेट मिडाइवल पीरियड. 8 से लेकर 13 तक आपका कहलाता है प्री मिडाइवल पीरियड, और 13 से लेकर 18th सेंचुरी तक आपका कहलाता है द लेट मिडाइवल पीरियड. लेकिन 18th सेंचुरी के बाद का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा बेटा, द मॉडर्न वर्ल्ड. ये बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू द इंडिया. बट अगर बात की जाए यूरोप को लेकर के, इफ यू टॉक अबाउट द यूरोप,
तो यूरोप के अंदर बेटा 16th सेंचुरी से इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। कब से? 16th सेंचुरी से। और अगर बात की जाए इस 16th सेंचुरी को लेकर के, तो इस 16th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोल देते हैं आपका द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? मॉडर्न वर्ल्ड। अब बात करते हैं आगे। देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब कि बिफोर द 1815। प्री मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर बात की जाए तो स्टार्टिंग से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज के बीच में होना मतलब चल रहा था, या हम कह सकते हैं कि सिल्क रूट के थ्रू, या अगर बात करें थॉट्स को लेकर के या कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर के या रिलीजियस पिलग्रिम्स को लेकर के, लगातार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट किया करते थे। तो उस टाइम पर भी उनके साथ में कई चीज़ें ऐसी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट किया करती थी। कैसे? लिखा हुआ है ऑल थ्रू द हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टीडली मोर इंटरलिंक्ड। किस प्रकार जुड़े वो लोग? देखिए यहाँ मैंने लिखा है दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड द इवन जर्म्स एंड डिजीज विद देम। जब लोग मूवमेंट किया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन दे आल्सो कैरिड द गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स एंड आइडिया विद देम ऑल्सो। तो उनके साथ में कई प्रकार के गुड्स, आइटम, उनकी वैल्यूज या थॉट्स, उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ वो भी मूवमेंट करना स्टार्ट होती है। उनके ड्रेस कैसा था, उनका फूड कैसा है, वो किस तरह के भोजन का यूज़ करते हैं, उनका स्किल कैसा है, उनका टैलेंट कैसा है, ये सब चीज़ें मूवमेंट हुआ करती थी उनके मूवमेंट के साथ साथ में। एन एक्टिविटी कोस्टल ट्रेड लिंक विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये चीज़ें आपको, जैसे हम बात करें अफगानिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर, इंडिया को लेकर या अरेबियन कंट्रीज़ को लेकर, तो आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट काफ़ी दूर तक था। और यहाँ तक की बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका कनेक्ट था बेटा किससे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। मतलब हम कह सकते हैं कि उस समय पर भी कंट्रीज जो थे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे, मतलब कि जुड़े हुए थे। तो उनके साथ में वहाँ की जो आइटम्स थे, गुड्स थे, वो कहाँ पर आए? इंडिया के अंदर। और इंडिया से इसके बदले में क्या एक्सपोर्ट हुआ? जो इंडिया की चीज़ें थी वो यहाँ पर आ गई या चली गई वहाँ पर। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड द डिजीज कैरिंग जर्म्स में भी ट्रेस्ड एज ए फार बैक एज द 7th सेंचुरी। लेकिन इनके साथ साथ में कई बीमारियां जो है लाइक दी कोरोना, अगर हम बात करें कोविड-19 को लेकर के, तो हम बोलते हैं कि कोविड-19 कहाँ स्टार्ट हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ उसका? चाइना से। लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर उसका सबसे बुरा इंपैक्ट पड़ा है, या हम देख रहे हैं उसका इंपैक्ट अभी तक भी बढ़ता जा रहा है। सेम कंडीशन उस टाइम के अंदर भी अगर बात की जाए तो लोगों के मूवमेंट के साथ में बेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ में ही, चीज़ों के साथ साथ में कई गुड्स, कई आइटम, कई कल्चरल एक्टिविटीज़, कई थॉट्स, कई फूड्स और साथ में ही कई डिजीज भी उनके साथ में मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ देखिए आप, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। यहाँ मोस्टली सिल्क रूट को लेकर बात की जा रही है। और सिल्क रूट का जो कनेक्शन था बेटा मोस्टली अगर बात की जाए तो कहाँ पर? ये अरेबियन कंट्रीज पूरे आप काउंट कर लीजिए। यहाँ से लाइन जा रही है बेटा, पूरा इंडिया आपका कवर हो रहा है, यहाँ तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब इसके अंदर आ रहे हैं। और यहाँ बांग्लादेश से होते हुए चाइना वाले, नेपाल, भूटान सबको कवर कर रहा है पूरा का पूरा कौन सा रूट? सिल्क रूट। और इसी एशिया वाले कंट्रीज से कहाँ तक? कि जापान तक भी मूवमेंट चला करता था। उस टाइम को लेकर बात की जाए तो ये सिल्क रूट जो है बेटा हमारा कौन सा वाला रूट हो गया? लैंड रूट। सिल्क रूट कौन सा काम कर रहा है आपका? ये मोस्टली लैंड रूट वाला कवर कर रहा है। ठीक है, तो द सिल्क रूट आर ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक विद द सिल्क रूट। द मोस्टली द थिंग्स लाइक द क्रिश्चियन एरा के टाइम से हम बात करते हैं, उस टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, मतलब BC से लेकर बात की जाए तो। और ये 15th सेंचुरी तक अपने फ्लोरिस्ड या एक बहुत ही प्रभावशाली या इम्पैक्ट के रूप में रहा। और इसके साथ में चाइनीज़ पोट्री, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, ये इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज जब बात की जाए तो कई एशियन कंट्रीज तक जाया करते थे, मूवमेंट किया करते थे। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, द चाइनीज़ पोट्री, टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया ट्रेवल टू द यूरोप एंड रिटर्न प्रीसियस मेटल्स फ्लोड। यहाँ क्या हुआ? स्पाइसेस जो थे हमारे इंडिया के, या हमारे इंडिया की कई कल्चरल एक्टिविटीज़ या टेक्सटाइल जो थी, कॉटन टेक्सटाइल काफ़ी फेमस थी यहाँ पर, वो इंडिया से कहाँ गई? दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। और वहाँ से क्या आया? प्रीसियस मेटल लाइक द गोल्ड, लाइक द सिल्वर एंड डायमंड्स ऑल्सो। फिर हमने बात की द क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब कि बाहर से यूरोपियन कंट्रीज से आने वाले कौन से पिलग्रिम्स को लेकर हम बात करते हैं। तो कई यात्री जो आए बेटा, कई एस्ट्रोलॉजिकल जो लोग आए, मतलब कि जो अगर बात की जाए आर्कोलॉजिस्ट को लेकर हम बात करें तो आर्कोलॉजिस्ट जो आए इंडिया के अंदर डिस्कवरीज करने के लिए, उन्होंने क्या किया? या कई मुस्लिम प्रीचर्स जो आए उपदेश देने के लिए, ट्रेवल दिस रूट टू एशिया। बुद्धिज्म आल्सो इमर्ज्ड। आपको मालूम होगा नेपाल को लेकर बात की जाए, चाइना को लेकर बात की जाए, भूटान को लेकर बात की जाए तो वहाँ बुद्धिज्म का भी स्प्रेड आउट हुआ। एंड सेवरल डायरेक्शंस थ्रू द इंटरएक्टिंग या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द सिल्क रूट। तो वो इसी सिल्क रूट के थ्रू
क्या हुआ बेटा, आगे तक स्प्रेड आउट हुआ। थर्ड, देखिए अब सिल्क रूट का कनेक्शन आपने देखा, तो इसी रूट के अलावा कई चीज़ें ऐसी थी, हमने गुड्स को लेकर बात कर ली, आइटम्स को लेकर बात कर ली, डिजीज को लेकर बात कर ली। हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से फूड का ट्रांसफर हुआ, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड का आना जाना। अब अगर बात की जाए, कई फूड हमारे सामने ऐसे लाइक द सोयाबीन, लाइक द पोटैटो, लाइक द नूडल्स, वो हमारे यहाँ का ओरिजिन नहीं है इंडिया का, तो वो कहाँ से आया उसके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी नॉलेज के अंदर ये वर्ड आता है कि लोगों के मूवमेंट के साथ में, व्हेन द पीपल्स आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे आल्सो एक्सपोर्ट द फूड्स विद देम। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ बात की है स्पेगेटी एंड पोटैटो को लेकर के। स्पेगेटी आप मान लीजिए आपका जो नूडल्स होता है उसी टाइप का होता है, पोटैटो आपको आलू को आप कहते ही हैं। तो ये कहाँ से आए, अगर बात की जाए बिफोर द 16th सेंचुरी, मतलब कि 1492 को लेकर बात करता हूं अगर, तो अमेरिका की खोज हुई थी 1492 के अंदर बाय द क्रिस्टोफर कोलंबस, और उन्होंने जब डिस्कवर किया अमेरिका को, तो उनकी डिस्कवरी के साथ में वहाँ से पोटैटो, सोयाबीन, ये कई अदर टाइप के आइटम्स भी अब तक कहाँ पर आए, इंडिया और अदर कंट्रीज के अंदर। इसी तरह बात की जाए स्पेगेटी को लेकर के, तो यह भी बाहरी कंट्रीज से आया था, अरेबियन कंट्रीज ने इसको कहाँ पहुँचाया, सिसिली के लिए। और अगर बात की जाए, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया है, फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज, traders and travelers introduced the new crop to the land of the different kind, डिफरेंट लैंड पे उन्होंने स्टार्ट किया इसको। द नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से क्या चीज़, नूडल्स कहाँ गए, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। साथ में ही इसको क्या नाम दिया गया यूरोप के अंदर, स्पेगेटी, इसका नाम नया पड़ गया, हमने इसको नूडल्स की क्या बोल दिया, स्पेगेटी बोल दिया। मैंने कहा था आपसे कि नूडल्स और स्पेगेटी सेम चीज़ है। द अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू द 5th सेंचुरी सिसिली, इटली के अंदर अरब ट्रेडर्स ने क्या किया, अपने साथ क्या चीज़ ले गए, वो पास्ता, और पास्ता को कहाँ स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सिसिली या इटाली के अंदर, इटली के अंदर डेवलपमेंट किया या स्प्रेड आउट किया बेटा किसको, पास्ता को। मतलब कि फूड आइटम जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने लगे विद द पीपुल्स, लोगों के साथ में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ में। सिमिलरली फूड वर आल्सो नॉन इन इंडिया एंड जापान, कई फूड जो है इंडिया और जापान के अंदर भी आए, उनमें से हम बात करते हैं लाइक द पोटैटोज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, इनको लेके बात की जाए, दे आर नॉट डिस्कवर्ड इन इंडिया बिफोर द 16th सेंचुरी, और हम बात कर सकते हैं 15th सेंचुरी को लेकर के, बिकॉज इसके बाद में क्या हुआ, ये हम बात करें 15 को लेकर, तो 16th सेंचुरी से पहले इंडिया के अंदर इनको डिस्कवर्ड नहीं किया गया था। बट व्हेन इन 1492 द अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस, तो उनकी डिस्कवरी के साथ में ही कई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस तरह की सभी फूड आइटम की सप्लाई होने लगी, मतलब कि एक्सपोर्ट होने लगा। तो हमने बात की किसको लेकर, फूड ट्रेवल्स विद द ट्रेवलर्स, लोगों के साथ में ट्रेवल किया बेटा किसने, फूड ने भी। स्पेगेटी को लेकर बात की, वो कहाँ से आई थी आपको याद रखना है, स्पेगेटी को लेकर बात की जाए तो चाइना से कहाँ गई है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, और इसका नाम क्या पड़ गया, स्पेगेटी। और अगर बात की जाए नूडल्स को लेकर के, तो नूडल्स कहाँ से आए, अरेबियन कंट्रीज लेकर गए, कहाँ पर, इटली के अंदर। कब लेके गई है आपको, 5th सेंचुरी के टाइम पर। इस तरह हमने बात की पोटैटो को लेकर, सोया को लेकर, मेज को लेकर, टोमेटो को लेकर, चिलीज को लेकर। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, या हम बात करें कि हमारे एंसेस्टर्स को मालूम था ही नहीं 500 साल पहले तक, तो जब 1492 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका को, तो ये सारे के सारे फूड आइटम्स पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलते चले गए, स्प्रेड आउट हो गए। बात क्लियर, चलिए नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं कंक्वेस्ट, डिजीज एंड द ट्रेड। देखिए जब फूड आइटम्स, थॉट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, या बात की जाए सभी तरह के विचार, सभी तरह के फीलिंग्स, और साथ में आइटम्स, गुड्स स्प्रेड आउट होने लगे, तो आपको लगता नहीं कि बीमारियां भी स्प्रेड आउट हुई होगी। हमने बात की थी डिजीज़ को लेकर के, तो डिजीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं, वो डिजीज़ किस प्रकार से एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर स्प्रेड आउट हुई या फैलने लगी। अगर बात की जाए कंक्वेस्ट के लिए, देखिए जैसे ही डिस्कवर्ड हुआ डिफरेंट कॉन्टिनेंट लाइक द अमेरिका, लाइक द अफ्रीका, तो लोगों ने क्या किया, इंपीरियलिज्म की फीलिंग को लेकर के या कोलोनियलिज्म की फीलिंग को लेकर के क्या किया, दूसरे कंट्री को अपना स्लेव बनाना स्टार्ट कर दिया, या वहाँ पर उन्हें अपने डोमिनेंस के अंदर, अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया। क्या करते हैं वो लोग, देखिए आप, कंक्वेस्ट, डिजीज एंड द ट्रेड। अमेरिका द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन, देखिए अमेरिका की खोज के बाद में ही सब लोग इसे अपनी कॉलोनी के रूप में देखना चाहते थे। सब लोग का मतलब मेरा कंट्रीज से, यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज ने क्या चाहा कि वो अमेरिका की फेबल्ट के ऊपर, जो अमेरिका की वेल्थ है उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर ले। ये किसने करना चाहा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने।
मोस्टली हम बात करें पोर्चुगीज़ को लेकर के, स्पेनिश को लेकर, डचीज़ को लेकर के या ब्रिटिशर्स को लेकर के, तो ये सारे के सारे कंट्री वाले लोग चाहते थे कि वो पूरे अमेरिका के ऊपर अपना कंट्रोल कर लें। अब इस टाइम पर आर्मामेंट के थ्रू या औजार के थ्रू बेटा हम क्या करते थे, हथियार के थ्रू इसको जीत नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, हम बात करेंगे स्पेनिश को लेकर और स्मॉल पॉक्स को लेकर के। स्मॉल पॉक्स के थ्रू स्पेनिश ने क्या किया, इसे स्प्रेड आउट कर दिया एंड द अमेरिकन्स डू नॉट हैव द इम्यूनिटी फॉर कंट्रोल फॉर फाइट विद द स्मॉल पॉक्स। सो ये सबसे बड़ा रीज़न बना एज ए डेडली किलर फॉर द अमेरिकन पीपुल, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मरना स्टार्ट होते हैं बेटा कहाँ पर, अमेरिका के अंदर। और तब अमेरिका की मोस्ट कॉलोनीज के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया किसने, स्पेन ने। ये लिखा हुआ है, देखिए बात करते हैं। फ्रॉम द 16th सेंचुरी अमेरिका वास्ट लैंड एंड द अबुंडेंट क्रॉप एंड मिनरल्स बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइफ्स एवरीवेयर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1492 के बाद, मतलब कि आने वाली कौन सी सेंचुरी, 16 की स्टार्ट हो जाएगा 15 के बाद, तो उस सेंचुरी के अंदर अमेरिका से कई चीज़ें ट्रांसफर होने लगी दूसरे कंट्रीज़ के लिए या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। माइनिंग ऑफ प्रीसियस मेटल इन अमेरिका इनहेंस द यूरोप वेल्थ एंड फाइनेंस इज ट्रेड विद एशिया। अगर बात की जाए यहाँ के अंदर जो माइनिंग हुई, वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूप में मोस्टली प्रीसियस मेटल्स को एक्सपोर्ट किया गया, कहाँ से, अमेरिका से। किन जगह पर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इन्हीं को एक्सपोर्ट कर दिया कहाँ, एशियन कंट्रीज़ को। हमने बात की थी कि स्पाइसेस को लेकर बात की जाए या कॉटन टेक्सटाइल को लेकर बात की जाए, तो इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा वेराइटी की या बहुत ही अच्छी वेराइटी की मिला करती थी, और इससे एक्सपोर्ट कहाँ करते थे इंडियन लोग, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या किया, अमेरिका की वेल्थ को या अमेरिका के प्रीसियस मेटल्स को इंडिया में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि एक्सचेंज हो रहा है आइटम्स का, गुड्स का। तो इन अमेरिका वाले कंट्रीज़ के ऊपर, या अगर बात की जाए जो पावरफुल क्या थी स्टेट्स से अमेरिका के अंदर, या जहाँ पर वेल्थ थी बेटा किस तरह की, किनको लेकर के, प्रीसियस मेटल्स को लेकर, उन्होंने किस तरह पार्टिसिपेट किया। द माइनिंग ऑफ प्रीसियस मेटल्स इन अमेरिका इनहेंस द यूरोप वेल्थ। जब यहाँ से इन प्रीसियस मेटल्स को ट्रांसफर किया गया बेटा कहाँ, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की वेल्थ लगातार बढ़ती चली गई। अब यहाँ तक कि कई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दिया फॉर द सर्च ऑफ एल डोराडो। नाम याद रखना है, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड इन द अमेरिका। क्या नाम दिया है आपको, एल डोराडो, जहाँ पर सोना ही सोना की माइनिंग थी, या सोना ही सोना जो होता है आपका गोल्ड जो होता है बेटा उसकी माइनिंग्स थी। तो इसकी खोज में कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने या यूरोप के कई कंट्रीज डिस्कवर करने के लिए कहाँ पे आए, अमेरिका के अंदर आए। अब क्या होता है, देखिए आगे बात करते हैं। अब अमेरिका को हर कंट्री, यूरोप का हम बात कर रहे हैं, अपना गुलाम बनाना चाहता था। गुलाम किस तरीके से बनाया जाएगा, आपने नाम सुना होगा स्मॉल पॉक्स, जिसके अंदर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है शरीर के ऊपर, पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर, जिसे हम छोटी माइजी बोलते हैं अपने इंडिया के अंदर। तो अगर बात की जाए तो ये बीमारी स्टार्ट की किसने, स्पेन ने। उस टाइम के अंदर 17th सेंचुरी के हम बात करेंगे। रोल ऑफ जम्स इन द यूरोपियन कंक्वेस्ट ऑफ अमेरिका। यूरोपियन कंट्रीज़ ने किस प्रकार से अमेरिका को अपना गुलाम बनाया या कॉलोनी के रूप में, अपने डोमिनेंस के रूप में लिया। देखिए बात करते हैं, हमने बात की थी कि सबसे बड़ी बात, अमेरिका वेल नोन फॉर द गोल्ड और द प्रीसियस मेटल्स। जाना किस लिए गया, फॉर द गोल्ड और द प्रीसियस मेटल। अब यहाँ पर जब इसको अपना गुलाम बना लेगा कोई भी कंट्री, तो उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, कंट्री क्या करेगा, इन प्रीसियस मेटल्स को और गोल्ड को एक्सपोर्ट करेगा डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, और वेस्टर्न कंट्रीज़ से इनको एक्सपोर्ट कर जाएगा बेटा कहाँ पर, इंडिया जैसे कंट्रीज़ के अंदर। और वहाँ से गोल्ड, स्पाइसेस या ओपियम, इंडिगो, इनको इंपोर्ट करके कहाँ भेजेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो देखिए, द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ द स्पेनिश कंक्यूरर्स वाज द जर्म्स सच एज द स्मॉल पॉक्स। सबसे पहले स्पेनिश लोगों ने किसका यूज़ किया, जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, कीटाणु किसके, स्मॉल पॉक्स के। उन्होंने क्या किया, अमेरिका के अंदर अपने साथ में इस तरह की बीमारी को लेके आए, और अमेरिकन पर्सन जो थे बेटा उनके पास में दे डोंट हैव द इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स डिजीज़। उनके पास में इस डिजीज़ को लेकर के कोई इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी उनकी अच्छी नहीं थी। जब उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो सीधी सी बात है, ये बीमारी उनके लिए किस तरह प्रूव हुई, एज ए डेडली किलर, मतलब कि कई सारे लोग इस बीमारी की वजह से मारे गए। अब बहुत सारे लोग मरने लगे, सिंपल सी थ्योरी है। इसका ऑप्शन या इसका अल्टरनेट किसके पास था, इसका अल्टरनेट था ओनली स्पेन के पास में। मतलब कि इस बीमारी के लिए इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए जो ऑप्शन किसके पास था, स्पेन के पास। तो स्पेन ने हेल्प की किसकी, अमेरिका की, और अमेरिका ने इस प्रकार से अपना कंट्रोल मतलब दे दिया, या कि हम कह सकते हैं कि डोमिनेंस जो था स्पेन का किसके ऊपर हो गया, अमेरिका के ऊपर। अब अमेरिका की फेबल्ड या फेबुलस वेल्थ जो थी बेटा, उसको किसने अपना अधिकार में ले लिया, स्पेन ने। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई आर्मामेंट, कोई हथियार काम में नहीं आया है, केवल जर्म्स जो थे
उनको हमने काम में लिया, किसके रूप में? एज अ डेडली किलर फॉर द पीपल्स इन अमेरिका। आगे बात करते हैं। देखिए, यूरोप द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। अब इसके बाद की बात की जाए तो जिससे ही अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद में आपने पढ़ा होगा एक मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन के बारे में। तो पहले जो ट्रेड था ओनली यूरोपियन कंट्रीज के बीच में या एशिया के बीच में हुआ करता था, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दोनों को डिस्कवरी की बात की जाए, इनकी खोज के बाद में एक सेंटर पार्ट बन गया। कौन सा? इंडिया। किसके लिए? अफ्रीका के लिए। कहाँ से? यूरोप से। अगर आपको अफ्रीका जाना है तो आप पहले कहाँ आएंगे? इंडिया के अंदर। फिर इंडिया से कहाँ जाएंगे आप? अफ्रीका के अंदर। या फिर आपको साउथ अमेरिका जाना है तो आप क्या करेंगे? पहले यूरोप से कहाँ आएंगे? इंडिया के यहाँ पर, और फिर इंडियन ओशन से कहाँ चले जाएंगे आप? नीचे अफ्रीका या अमेरिका की साइड में। तो देखिए, हम बात करते हैं यूरोप सेंटर फॉर द वर्ल्ड ट्रेड। अब यूरोप इन सारे कॉन्टिनेंट के बीच में, अगर हम बात करें एशिया को लेकर के, या हम बात करें अफ्रीका को लेकर, या हम बात करें अमेरिका को लेकर के, तो इन सब के बीच में एक सेंट्रल या सेंटर के रूप में वर्क करने लगा। क्यों? मैंने आपको बताया कि अमेरिका का जो वेल्थ है, जो पीसेस मेटल्स है, जो गोल्ड है, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो डचीज़ हो, चाहे वो पोर्चुगीज़ हो। वो क्या कर रहे हैं? इसको वो इंडिया के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल, इंडिगो और ओपियम। इनके बदले वो लेके जा रहे हैं इंडिया से। मतलब कि सेंटर बन गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। कौन? यूरोप। किन चीज़ों के लिए? सभी तरह की चीज़ों के लिए, जैसे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका हो? गुड्स का हो, आइटम्स का हो, या किसी भी तरह के फूड्स का हो, या किसी भी तरह की डिजीज़ का हो। सेंटर यही कहलाएगा। बीमारी पे फैलाना इसने स्टार्ट की, फूड आइटम्स को भी इसने सेल किया, इसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, इसलिए हमने क्या नाम दिया इसको? सेंटर। किन किन के बीच में? मोस्टली हमने नाम लिया है अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। इंडिया के अंदर एशिया को लेकर बात कर लेंगे बेटा, पूरा एशिया या एशियन कॉन्टिनेंट की बात कर ली जाए, और साथ में ही क्या आपका पूरा यूरोप। यूरोप को हमने सेंटर मान लिया। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो लगातार अपना डोमिनेंस इन अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर, अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर और एशियन कंट्रीज के ऊपर लगातार जमाए जा रहे थे। तो देखिए, पॉवर्टी, हंगर, क्राउडेड सिटीज, डेडली डिजीज, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, रिलीजियस डिसेंटर्स एंड परसिक्यूटेड, ऑल दीज फोर्स थाउजेंड ऑफ पीपुल्स फ्रॉम द यूरोप टू अमेरिका। कई लोग परेशान होकर के, किसकी वजह से? बीमारी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, या वहाँ पर जो डिसेंडर्स थे, मतलब कि जो किसी रिलीजन को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिनको बार बार प्रोसिक्यूटेड किया जाता था, मारा पीटा जाता था, उनके साथ में एट्रोसिटीज़ होती थी, उन्होंने क्या किया? यूरोप को छोड़कर कहाँ चले गए? वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए। किस चीज़ के लिए? कि उनकी कंडीशंस वहाँ पर अच्छी हो जाएगी। लेकिन उनको ये बात नहीं मालूम थी कि अमेरिका के ऊपर भी किसका रूल चल रहा है? वही यूरोपियन कंट्रीज़ का। बाय द 18th सेंचुरी द प्लांटेशन वर्कर्ड, या हम वर्कर्स को लेकर बात करें, सॉरी, वर्कड बाय द स्लेव्स। आपने सुना होगा स्लेव सिस्टम के बारे में, जो कि 1793 और 1794 के अंदर जब टाइम आया किसका? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का, उस टाइम पर इसका एंड कर दिया गया था। और आपने ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम का नाम भी सुना होगा, ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम, जिसके अंदर अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप को लेकर बात की जाती है। तो इन यूरोपियन कंट्रीज से बोर्डोक्स और नेंथिस का नाम सुना होगा आपने, सी पोर्ट से क्या किया गया? फ्रेंच पर्सन्स ने, या फ्रेंच की जो पॉपुलेशन थी बेटा, उनको क्या किया? ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। कहाँ पर? अफ्रीकन प्लांटेशन के लिए, जिसको मैंने क्या नाम दिया है? स्लेव सिस्टम का। तो यहाँ पर जब लोगों ने परेशान होकर यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिका जाना स्टार्ट किया, अफ्रीका जाना स्टार्ट किया, तो लोगों को स्लेव बना करके एक लंबे डिस्टेंस के लिए 2 और 3 महीने लगा करते थे इसके अंदर, लंबे डिस्टेंस के अंदर साथ में कहाँ भेज दिया गया? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर प्लांटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। बाय द 18th सेंचुरी द प्लांटेशन वर्कर स्लेव कैप्चर्ड इन द अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर द यूरोपियन मार्केट। स्लेव सिस्टम के अकॉर्डिंग यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कहाँ भेज दिया गया वर्कर्स को? अफ्रीका और अमेरिका के लिए। और वहाँ उन्होंने क्या किया? वहाँ उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया कॉटन और शुगर को, ताकि इन प्रोडक्टिविटी के साथ में ही इन्हें कहाँ सेल कर दिया जाए? यूरोपियन मार्केट के अंदर। और इससे किसका प्रॉफिट मिलेगा? यूरोपियंस को। फ्रॉम द 15th सेंचुरी द चाइना रेस्ट्रिक्टेड द ओवरसीज ट्रेड, इसने बिल्कुल बंद कर दिया और ख़ुद को आइसोलेट कर लिया। और इसी वजह से जब चाइना ने ऐसा किया तो यूरोपियन कंट्रीज़ का डोमिनेंस या यूरोपियन कंट्रीज़ की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती चली गई। सो चाइना रिड्यूस द रोल एंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिकाज ग्रेजुअली मूव टू द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब देखिए, चाइना ने जब मूवमेंट करना बंद कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो यूरोपियन कंट्रीज ने कहाँ मूव किया अधिकतर? अमेरिका के
यहाँ पर, और अमेरिकन कंट्रीज से पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। सो नाउ द नेक्स्ट, हाउ द कंट्री चेंज इनटू द मॉडर्निज्म, या किस प्रकार से अब पूरा वर्ल्ड जो है, मैंने कंट्री बोला है, पूरे वर्ल्ड को लेकर हम बात करने वाले हैं, एक मॉडर्निज्म के अंदर चेंज हो गया। मतलब कि हम बात करने वाले हैं 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से, फ्रॉम द 1815 टू 1914, बिफोर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इस टाइम पीरियड को लेके बात की जाए अगर, तो इस टाइम पीरियड के अंदर मॉडर्न वर्ल्ड की हम स्टार्टिंग से बोल सकते हैं, या इस 19th सेंचुरी को हम मॉडर्निज्म की स्टार्टिंग मान सकते हैं। क्यों? बिकॉज इस टाइम पीरियड के अंदर फूड आइटम्स, गुड्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, डिजीज़, ये सब बहुत ही तेज़ स्पीड से स्प्रेड आउट होने लगी थी या बढ़ने लगी थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर। मोस्टली अगर बात की जाए, देन हियर द इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई दिस टाइम पीरियड एज ए 3 टाइप ऑफ मूवमेंट। जो आपको याद रखना है कि 19th सेंचुरी के अंदर किस तरह के 3 मूवमेंट हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसको लेकर के, फ्लोज ऑफ ट्रेड। क्या चीज़ बढ़ी सबसे पहले? ट्रेड एक्सचेंज, मतलब कि इम्पोर्ट एक्सचेंज बढ़ने लगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सेकेंड हम बात करेंगे लेबर को लेकर के, और थर्ड हम बात करने वाले हैं कैपिटल को लेकर। 3 चीज़ का एक्सचेंज हुआ। सबसे पहले बात की जाए तो ट्रेड, सेकेंडली हम बात करें बेटा किस चीज़ को लेकर के, लेबर, और थर्ड अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है क्या, कैपिटल। क्या मीन होगा ट्रेड का? मतलब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगातार बढ़ने लगा। लेबर से मीनिंग होगा आपका यहाँ पर बाय द स्लेव सिस्टम, बिकॉज मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज जो थे उन्होंने अपने डोमिनेंस के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ को ले लिया था, चाहे वो बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को लेकर, चाहे वो बात करें अपन अमेरिकन कॉन्टिनेंट को लेकर, या हम बात करें इंडिया को लेकर के। तो इन एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर जब डोमिनेंस हो गया बेटा किसका, यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो उन्होंने क्या किया, 3 तरीके का मूवमेंट करना स्टार्ट किया, एज ए ट्रेडिंग, एज ए लेबर और एज ए कैपिटल। ट्रेडिंग का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, लेबर का मतलब स्लेव सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स को एस्टेब्लिश कर देना या उनसे काम करवाना, और कैपिटल का मतलब जहाँ पर एज ए रॉ मटेरियल यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़रूरत थी किसकी, प्रोडक्टिविटी की, वहाँ पर इन्होंने अपना डोमिनेंस जमा करके वहाँ पर MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज़, या वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो 3 तरीके का फ्लो हुआ, ट्रेड का, लेबर का और कैपिटल का, बिटवीन द 1815 टू 1914। तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, किन किन चीज़ों का फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। क्लियर? यहाँ लिखा हुआ था फर्स्ट इन द फ्लो ऑफ ट्रेड। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इन तीनों के फ्लो के साथ में ही हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को लेकर, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। अब पूरा वर्ल्ड जो है उसकी इकोनॉमी का बिल्कुल एक्सचेंज हो गया, बिल्कुल चेंजेस आ गए उसके अंदर। क्यों? क्योंकि लगातार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से अब कंट्रीज़ के अंदर वेल्थ बढ़ने लगी थी, या रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी बढ़ने लगी थी, या इंडस्ट्रीज डेवलप होती चली गई थी। जब इंडस्ट्री डेवलप होगी, सीधी सी बात है, आपकी इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे, इनकम सोर्स बढ़ेंगे तो आपकी इकोनॉमी बेटर होती चली जाएगी, और इकोनॉमी बेटर होगी तो आप एक किसके रूप में कहलाएंगे, डेवलप्ड कंट्री के रूप में। सबसे पहले लिखा हुआ है हमने कॉर्न लॉज एंड इट्स एबोलिशन। देखिए यहाँ कॉर्न लॉ को लेकर बात चलेगी तो हम बात करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर, या ब्रिटेन को लेकर हम बात करने वाले हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या था कि यहाँ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट लगातार होता जा रहा था। इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की वजह से कई जो पर्सन्स थे वो फूड क्रॉप को ग्रो भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जब यहाँ पर लगातार पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई किसको लेकर, फूड स्कैरसिटी को लेकर के, कमी आने लगी किसको, फूड को लेकर। तो लोग भूखे मरने लगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, भूखे मरेंगे। तो लोगों ने क्या किया, मैंने आपको बताया भी था कि 18th सेंचुरी के टाइम पर इंडस्ट्रीज से या किसी दूसरे प्लांटेशन वर्कर के रूप में मूवमेंट करने लगे। कहाँ से? वो यूरोपियन कंट्रीज से अफ्रीकन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज के साइड में। तो ऐसे में यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को या फूड क्रॉप्स को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ लगा रखा जिसका नाम था कॉर्न लॉ, या इससे हम बोलते हैं कॉर्न लॉज। इस कॉर्न लॉ के अकॉर्डिंग अमेरिका से आने वाले कॉर्न को हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकते थे या खरीद नहीं सकते थे। जब लोगों की फूड क्रॉप को लेकर कंडीशन ख़राब होने लगी या यहाँ पर फूड स्कैरसिटी बढ़ने लगी, तो लोगों ने डिमांड की गवर्नमेंट से कि इस कॉर्न लॉ को रिड्यूस कर दिया जाए, एबोलिशन कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। और जब इस कॉर्न लॉ को हटाया गया तो बाहरी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बाहरी कॉन्टिनेंट से या आउटसाइड से जब मूवमेंट होने लगा किसका, फूड क्रॉप का, तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। किस बात को लेकर कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ या मोस्टली अगर हम बात करें किन को लेकर, ब्रिटेन को लेकर के,
तो ब्रिटेन के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे, पीपल्स थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई कि वो कम्पीट नहीं कर पाए, मतलब कि वो कंपटीशन नहीं कर पाए किससे, ब्रिटेन से आने वाले, ब्रिटेन के अंदर आने वाले फूड क्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मास प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अमेरिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बहुत ही लो प्राइजेस के अंदर, बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर आपको फूड क्रॉप इजी वे के अंदर अवेलेबल हो जाया करता था, और ब्रिटिश पीपल्स के लिए, ब्रिटिश पीजेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था। तो ब्रिटेन के अंदर चीपली अगर बात की जाए फूड क्रॉप जब अवेलेबल नहीं हो पाई तो फिर से वो कम्पीट नहीं कर पाए, और यहाँ पर फिर से माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो आइए बात करते हैं इस पॉइंट को लेकर के। देखिए, कॉर्न लॉज एंड इट्स एबोलिशन। Population growth from the late 18th century had increased the demand for the food grains in Britain. ब्रिटेन को लेकर मैंने बात की है, वहाँ पर किस चीज़ को लेकर, पॉपुलेशन के इंक्रीज की वजह से। कब की बात कर रहे हैं? 18th सेंचुरी को लेकर डिमांड बढ़ने लगी किस चीज़ की, फूड ग्रेन्स की या फूड की, ठीक है, विच लेड टू द इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्राइजेज। अब आपको पता है किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और उसकी शॉर्टेज अगर आती है तो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है और डिमांड बढ़ती है उस चीज़ की प्राइस अपने आप हाई होती चली जाती है। मतलब कि प्राइस क्या हो गई यहाँ पर, फूड ग्रेन्स की हाई होने लगी। अब हाई प्राइजेस वाला फूड क्रॉप हर कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो अच्छे पेमेंट पे वर्क कर रहे हैं, वो तो इजी वे में खरीद लेंगे, इसे परचेज कर लेंगे। लेकिन जो गरीब लोग होंगे, पुअर पर्सन, ऐसा नहीं था कि इंडिया में ही थे, उस टाइम पूरी यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीका, अमेरिका, वहाँ पर भी गरीब लोग रहा करते थे। तो ऐसे लोगों के लिए इसे परचेज करना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो उन्होंने क्या डिमांड की, अंडर द प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुप, जो यहाँ का जमींदार लोग थे, जो ग्रुप था बेटा लैंड ओनर्स का, उन्होंने प्रेशर डाल रखा था इसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, किसको लेकर, कॉर्न को लेकर, कि बाहर से आने वाला जो मक्का है वो यहाँ ब्रिटेन में नहीं आना चाहिए एज ए फूड ग्रेन या एज ए फूड क्रॉप। बट जब लोगों ने क्या किया, लगातार रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, किसको लेकर के, फॉर द एबोलिशन ऑफ द कॉर्न लॉ, तो गवर्नमेंट को इस कॉर्न लॉ को एबोलिश करना पड़ा। अनहैप्पी विद द हाई फूड प्राइजेस, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द अर्बन ड्वेलर्स फोर्स्ड द एबोलिशन ऑफ द कॉर्न लॉज। और जब कॉर्न लॉ को हटाया गया तो क्या होता है, आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, जब इसको रिमूव कर दिया गया तो उसके बाद क्या होता है, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। तो बाहरी कंट्रीज से, मतलब कि अमेरिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ब्रिटेन के अंदर फूड ग्रेन का आना स्टार्ट हुआ। अब जब फूड ग्रेन बाहर से आया, मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा चीपली था, क्योंकि वहाँ पर कैसा होता था प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, और मास प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर जब फूड ग्रेन का आना स्टार्ट होता है ब्रिटेन के अंदर, देन द ब्रिटिशर्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द फूड ग्रेन फ्रॉम द आउटसाइड। जो बाहर से आया उससे वो कम्पीट नहीं कर पाए, देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विद द इम्पोर्ट। बताया मैंने आपको, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, इसलिए किसानों ने क्या किया, यहाँ से ज़मीनें छोड़कर जाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको फूड मिल नहीं पा रहा है, फूड प्राइजेस बहुत कम हो गई है, क्योंकि बाहर से कौन लोग हटा दिया गया है। तो जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और वो कहाँ चले गए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के लिए या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए। बात क्लियर? चले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेज अडॉप्टेड टू सोल्व द फूड प्रॉब्लम इन ब्रिटेन आफ्टर द स्क्रैपिंग ऑफ द कॉर्न लॉज। कॉर्न लॉ की प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व किया गया, मतलब कि जब एबोलिशन कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया किसको, कॉर्न लॉ को, मतलब रिमूव कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस किए गए ब्रिटेन के अंदर। देखिए, एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज लेड टू द मैसिव प्रोडक्शन, फूड प्राइजेस फॉल, कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज, हायर इनकम्स ऑल्सो इंक्रीज द फूड डिमांड। देखिए, जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा रहे थे उनके लिए तो फूड की डिमांड बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि बाहर से कॉर्न लॉ के रिमूव होने के बाद में जब मास प्रोडक्शन के रूप में फूड ग्रेन आने लगा तो वो चीपली था, सस्ता था। जब सस्ता आपको अवेलेबल होगा तो आप ज़्यादा खरीदेंगे उसी चीज़ को। तो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स के लिए क्या हो गया, डिमांड बढ़ने लगी, किन चीज़ों की, वही चीप फूड प्रोडक्ट की। तो क्या होता है, लैंड वर क्लियर एंड द फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। वापस से लैंड को क्लियर किया गया और ब्रिटिशर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए लैंड को कल्टिवेटेड लैंड के रूप में चेंज किया गया, उसको एक्सपेंड किया गया। रेलवेज़ को डेवलप किया गया, साथ में ही ट्रांसपोर्ट को लेकर हम बात करें, अगर जो मूवमेंट होता है गुड्स का, आइटम्स का, उसके लिए अच्छी अच्छी रोडें बनवाई गई। शिप और वॉयजेस को लेकर बात की जाए तो उनको डेवलप किया गया। वेल डेवलप करने के बाद में ही इंटर एक्सचेंज जो होगा किसके बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर वो बढ़ने लगा। और यहाँ तक कि लंदन को लेकर बात की जाए तो फाइनेंशियल सेंटर के रूप में ये उभर के आया, फ्लोट कैपिटल बन गया एक तरीके से। कैपिटल फ्लोट किसका नाम आया यहाँ पर, लंदन का। याद रखना है आपको,
द कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन, डिमांड ऑफ लेबर लेड टू द मोर माइग्रेशन। लेकिन माइग्रेशन में लगातार बढ़ता चला गया। क्यों? मैंने आपको बताया कि पुअर पीजेंट जो थे दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द फूड ग्रेन्स दैट केम फ्रॉम द आउटसाइड, और वो कम्पीट नहीं करने की वजह से उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट किया। कहाँ पर? ओवरसीज, या अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के यहाँ पर। अब देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है नियरली अबाउट 50 मिलियन पीपुल इमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। कितने लोग? 50 मिलियन लोग मूवमेंट कर गए। कहाँ से? यूरोप से। किस साइड में? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर में। ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स, क्रॉस्ड ओशियन एंड वास्ट डिस्टेंस ओवर द लैंड इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर। अच्छे फ्यूचर को लेकर के उन्होंने क्या किया? मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे नो दैट दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द British rules, they are not compete with the abolition of corn laws, so they started to move from the Europe to America or the Australia। चले, अब देखिए एक और प्रॉब्लम, ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी 1890। किसको लेकर बात कर रहे हैं? 1890 के टाइम पीरियड को लेकर के ग्लोबल कल्चरल या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। बाय 1890 ए ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड टेकन शेप, accompanied by complex changes in the labor movement patterns, capital flows, ecologies and the technologies। अब टेक्नोलॉजी का मूवमेंट बढ़ने लगा, जो लेबर है बेटा वो मूवमेंट करने लगे, मतलब कि स्लेव सिस्टम के अकॉर्डिंग मूवमेंट बढ़ने लगा, कैपिटल का फ्लोज हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ पर आकर अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश किया। मतलब कहना चाहें अगर तो जो कनेक्शन था, जो इंटरलिंक कनेक्शन था बेटा किसका? डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो लगातार बढ़ता चला गया। 19th सेंचुरी के एंडिंग के आते आते 1890 के आते आते फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम ए नियर बाय विलेज और टाउन। अब फूड जो है वो आसपास के हिस्सों से नहीं आता था, अब वो काफ़ी दूर दराज वाले हिस्सों से, फ्रॉम द वास्ट डिस्टेंस एरियाज लाइक दी अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इनसे आने लगा हर तरह का फूड। लिखा हुआ है नाउ द फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम द नियर बाय विलेज और टाउन बट फ्रॉम द 1000 ऑफ माइल्स अवे, कई मील दूर से आने लगा। was not grown by the peasant tilling his own land but by an agriculture worker working on the large farm that only a generation ago had most likely been a forest। अब जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं वहाँ पर वर्कर्स ने काम करके जिनको ग्रो किया है, जिनको उगाया है, वो चीज़ कहाँ पहुँचने लगी? स्मॉल एरियाज़ के अंदर या छोटे छोटे विलेजेस के अंदर। कहाँ? ब्रिटेन के अंदर। और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन को और रेलवेज़ को और बेटर बनाया गया और शिप को मैन किया गया बाय द लो पेड वर्कर्स फ्रॉम द सदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड द कैरेबियंस। चलते हैं आगे, द कैनाल कॉलोनीज। अब देखिए जब डेवलपमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, फूड प्रोडक्शन को डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो सीधी सी बात है हमने क्या किया? कैनाल्स को डेवलप करना स्टार्ट किया। कैनाल्स वही नहरें पानी की, जो पानी की शॉर्टेज होती है वो नहीं होनी चाहिए, इरिगेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए और डेजर्ट एरिया को भी एक्सपेंड करने के लिए, ताकि उसे फर्टाइल लैंड में चेंज कर सकें या वहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ग्रो कर सकें। इसलिए हमने क्या किया? कैनाल कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया। मोस्टली हम बात करते हैं ब्रिटेन को लेकर के। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल्स टू ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट वेस्ट into the fertile agricultural land that could grow wheat and cotton for export, ताकि क्या हो सके यहाँ से wheat को और cotton को export किया जा सके। The canal colonies as the areas irrigated by the new canals were settled by peasant from the part of Punjab। canal colonies वो थी जो कि पंजाब के आसपास बनाई गई थी, ठीक है, या were settled by the peasant from the other part of Punjab, जो पंजाब के बाहर से आए थे। Not only food, other commodities like the cotton, rubber cultivation expanded worldwide to the feed British meals। So rapidly did regional specialization in the production of commodities develop date between the 1820 to 1914। लगातार डेवलपमेंट बढ़ता चला गया कैनाल कॉलोनीज के अकॉर्डिंग, मतलब कि फूड प्रोडक्शन को लेकर बात की जाए अगर तो उसका डेवलपमेंट होता चला गया। अब देखिए फूड प्रोडक्शन बढ़ गया है, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो सीधी सी बात है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बेटर किया जाना जरूरी है। रोड्स, रेलवेज, शिप वॉयजेज, इनको बेटर करना जरूरी है। इसलिए हमने क्या किया? नया पॉइंट लिया, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट मिलने वाला है कंट्रीज़ को? सिंपल सी थ्योरी है। देखिए 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड को लेकर बात की जाए तो उस समय पर हमारे पास रेफ्रिजरेटर वाले फ्रिज, मतलब कि रेफ्रिजरेटर वाले शिप नहीं थे, जिनकी वजह से हमें
लाइव एनिमल्स को या जिंदा जिनकी लाइफ से बेटा उन एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। अब आप जिंदा एनिमल्स को कहाँ पर सेंड करेंगे, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी। सिंपल सी बात है कि इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, पहली बात तो स्पेस को लेकर, सेकंड इनके ट्रांसफ़र को लेकर, क्योंकि इनको ट्रांसफ़र के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा स्पेस कवर करेंगे ये। तो क्या किया गया, एक नई तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और उसका नाम था रेफ्रिजरेटेड वॉयजेस। ये लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर वॉयजेस, या जहाँ जो शिप बनाया गया कैसे, तो उनके अंदर फ्रीज लगा हुआ था। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा यह हुआ कि अब डायरेक्टली एनिमल्स को कट करके उनके मीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता था इजी वे के अंदर फ्रॉम द वन कॉन्टिनेंट टू द अनदर वन। लिखा हुआ है, देखिए बात कर लेते हैं। द टेक्नोलॉजिकल advances and the important inventions which were often the result of larger social, political and the economic factors transformed 19th century's world. क्या चेंज हुआ, the colonization stimulated new investment and the improvement in transport, faster railways, lighter wagons and the large ship helped move food more cheaply and quickly from far away from one continent to the another। लेकिन फिर भी एक दिक्कत थी, क्या चीज़, देखिए टिल द 1870s, यहाँ बात की जाए 1870s तक को लेकर के, तो एनिमल्स को शिप करने के लिए उन्हें जिंदा भेजना पड़ता था, लाइव एनिमल्स को भेजना पड़ता था बिना काटे पीटे, ठीक है, कहाँ पर, स्लॉटर हाउस के अंदर। लेकिन वहाँ दिक्कत थी किसको लेकर, स्पेस को लेकर के, और साथ में ही उनके रख रखाव को लेकर के, कि उनकी देखभाल कौन करेगा, कोई मर नहीं जाए, या अगर एक जानवर मर गया 2 महीने की यात्रा के अंदर, या ट्रेवलिंग जो होती थी समथिंग अबाउट 2 मंथ, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसके मरने के बाद में डेड बॉडी के साथ में। तो इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया, देखिए आप, एक नया डेवलपमेंट हुआ, लाइव एनिमल्स कवर्ड ए लॉट्स ऑफ स्पेस। लिखा हुआ है प्रॉब्लम क्या थी, फेल इल, कई बार बीमार पड़ जाया करते थे, एंड बिकेम अनफिट टू ईट, और कई बार ऐसा तो था कि कुछ तो उसके अंदर मर जाया करते थे या खाने के योग्य रहते ही नहीं थे। मीट वाज एन एक्सपेंसिव लग्जरी, और आपको पता है कि ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पर मीट खाना एक बहुत बड़ी बात थी, लग्जरी, ठीक है। तो ऐसे में जब ट्रांसफ़र किया गया किसको, लाइव एनिमल्स को, और वह पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, या जितना हमने अपने प्रॉफिट के लिए कहा था उतना हमें प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, देन इट बिकेम ए प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया ओनली बाय द टेक्नोलॉजी, और सोल्यूशन क्या था कि हमने रेफ्रिजरेटेड शिप बनाना स्टार्ट कर दिया। लिखा हुआ है ए न्यू टेक्नोलॉजी नेमली द रेफ्रिजरेटेड शिप्स बिल्ड एनेबल द ट्रांसफ़र फॉर द पेरिशेबल फूड, जो ख़राब होने वाली चीज़ें थी उनको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अब इजी वे के अंदर सेंड किया जा सकता था। नाउ एनिमल वर स्लॉटर्ड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अब जानवरों को स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर ही काट करके उनको मीट के रूप में चेंज करके उनको किस में रख दिया जाता था, रेफ्रिजरेटर शिप के अंदर, और फिर बाद में उनको यहाँ से कार ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए, और ईजी वे के अंदर इससे किसको बेनिफिट मिला, यूरोपियन कंट्रीज़ को, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी एंड द कोलोनियलिज्म। अब देखिए जो मैं लगातार बात कर रहा हूँ, इंपीरियलिज्म के अकॉर्डिंग दूसरे कंट्रीज़ को, पावरफुल कंट्रीज़ ने अपना कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि अपना डोमिनेंस वो स्मॉल कंट्रीज़ के ऊपर, या जहाँ से उन्हें इजी वे के अंदर रॉ मटेरियल मिल सकते हैं वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार करना स्टार्ट किया। मोस्टली हम बात करते हैं किसको लेकर, पूरे अफ्रीका को लेकर के, और पूरे अफ्रीका को लेकर बात की जाए तो इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर देखिए यहाँ मैंने शो किया है आपको, डिफरेंट पार्ट से क्या किया लोगों ने, अपना डोमिनेंस जमाना स्टार्ट किया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका के ऊपर अधिकार कर लिया, इजिप्ट ने एंग्लो इजिप्टियन सूडान, फिर यहाँ इजिप्ट लिखा हुआ है, फिर आप देखिए स्पेन ने पूरे सहारा वाले पार्ट को कवर कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आइए, ये एटलांटिक ओशन की बात आई है, कोंगो के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंच कंट्रीज़ ने अपना अधिकार किया। इस जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको बेल्जियंस कंट्रीज़ वाला, यहाँ पर ये टोगो हुआ, ये कैमोरिन्स हुआ। ये बात की जाए कोंगो को लेकर, ये भी किसके अधिकार में, बेल्जियन के में। फिर बात की जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर तो ये सियरा लियोन, ये नाइजीरिया, या एंग्लो इजिप्टियन सूडान, ये पूरा इजिप्ट, ये किसके हाथ में आ गया, ये नॉर्दर्न रोडेशिया, ये किसके अधिकार क्षेत्र में है, ब्रिटिशर्स के क्षेत्र में। मतलब कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ ने पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अपना गुलाम बना लिया, सब कवर कर लिया गया। किस टाइम की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी को लेकर के। रिजल्ट क्या निकलेगा, कॉलोनियलिज्म वाला या इंपीरियलिज्म वाला। और देखिए जब कोई दूसरा कंट्री
किसी दूसरे कंट्री के राइट्स को अपने अधिकार में लेता है। सिंपल सी थ्योरी है, एक साथ में बहुत सारे कंट्रीज इस पूरे अफ्रीका वाले पार्ट पर, पूरे अफ्रीका को लेकर बात कर रहे हैं अपन। यहाँ न केवल बेल्जियंस, न केवल ब्रिटिशर्स, बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने राइट्स जमाना स्टार्ट कर दिए। अब जब इनकी टेरिटरीज एक दूसरे को टच करेंगी तो सिंपल सी थ्योरी है, ये अपने राइट्स को लेकर के क्या करेंगे, फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। और यही रिजल्ट बनता है किसका, 1914 के टाइम पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लेकर के। या आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, द बाल्कन वार्स। फर्स्ट चैप्टर में जब रीड किया था इसी हिस्ट्री का, बाल्कन वार्स को लेकर के, तो जो स्मॉल कंट्रीज थे उन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या अपने राइट्स को और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए क्या किया, दूसरे स्मॉल कंट्रीज़ के ऊपर अपना डोमिनेंस जमाना स्टार्ट कर दिया। और जब इन स्मॉल कंट्रीज़ की हेल्प की बाल्कन वार्स के अकॉर्डिंग, लाइक द बुल्गारिया, रोमानिया, आपने पढ़ा होगा चेकोस्लोवाकिया, तो इनका सपोर्ट किसने किया, पावरफुल कंट्रीज़ ने। और जब पावरफुल कंट्रीज़ ने एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो इन पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में क्या हुई, फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और यही रीज़न बनता है कॉलोनियलिज्म वाला है किसका, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। तो आइए हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट को लेकर के, द टाइम पीरियड फ्रॉम द 1815 टू 1914 वाला। क्लियर, चलिए।